आज हम पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा पाठ, भारत में राष्ट्रवाद। कल आपने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। आज भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत तो वैसे बहुत पहले हो गई थी। 1857 की क्रांति आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, लेकिन असली जो राष्ट्रवाद या स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी भारत में, वो गांधी जी के आगमन के बाद हुई थी। गांधी जी भारत आए थे बच्चों 1915 ईस्वी में। इससे पहले ये थे साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर भी अंग्रेज़ों के गुलाम देशों में इन्होंने स्थिति देखी कि गुलाम देशों के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार कितना बुरा होता है। तो जब ये अपने देश में आए तो इनको लगा कि वही अत्याचार यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने हमारे अपने ही देश के लोगों को गुलाम बना करके तरह तरह के अत्याचार उनके साथ किए हैं। तो गांधी जी ने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए भारत में आकर के, जैसे असहयोग आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। उन्हीं के नेतृत्व में अंत में 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि गांधी जी के मुख्य आंदोलन कौन कौन से थे और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। तो सबसे पहले देखिए कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। जब ये भारत आए तो 1916 ईस्वी में ये गए, इन्होंने चंपारण का दौरा किया बच्चों। चंपारण पड़ता है हमारे बिहार में। वहाँ के किसानों की बहुत बुरी स्थिति थी। उनसे अंग्रेज़ सरकार ज़बरदस्ती नील की खेती, अफीम की खेती करवाती थी और तरह तरह के अत्याचार उन पे, इतने प्रकार के कर्ज थोप रखे थे कि उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उनके पास भरपेट भोजन भी नहीं था। ठीक है। तो 1916 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1917 में ये खेड़ा गए। खेड़ा में गुजरात में ये पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने आंदोलन छेड़ा वहाँ के मजदूरों के साथ मिल करके। और 1918 में अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है बच्चों। देखो खेड़ा और गुजरात में, खेड़ा और अहमदाबाद आपको दिखाई दे रहा होगा। अहमदाबाद सूती वस्त्र की मिलें थी और यहाँ पर जो मजदूर थे उनके साथ मिल करके गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1918 ईस्वी में। फिर हुआ बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। अब ये क्या था देखिए, जलियांवाला बाग जो है ये है बच्चों अमृतसर में, पंजाब में। पंजाब में अमृतसर एक शहर है, वहाँ पर एक बाग था, जलियांवाला बाग के नाम से वो प्रसिद्ध था। 13 अप्रैल की बात थी बच्चों। देश में मार्शल लॉ लगा हुआ था और बैसाखी का त्यौहार चल रहा था। ठीक है। तो बैसाखी के त्यौहार के कारण, और उससे पहले इन्होंने रोलट एक्ट एक चला रखा था। रोलट एक्ट क्या है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। स्त्री पुरुष बच्चे सब वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जबकि देश में मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि उसमें 2-3 व्यक्तियों से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग विरोध कर रहे थे वहाँ पे। इतने में वहाँ पे जनरल डायर आया अपने साथ, जनरल जो गवर्नर था अंग्रेज़ों का, और अपने साथ बहुत सारे सिपाहियों को लेके आया। सारे रास्ते बंद कर दिए और गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे अनेक निहत्थे लोग वहाँ पे मारे गए। भारतवासी, छोटे बच्चे, बूढ़े, अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत उपाय किए। कोई दीवार में चढ़े तो वहीं पे मार दिया गया, कोई कुएं में कूद गए वहीं मार दिया गया। तो बहुत सारे इसमें नरसंहार हुआ, जिससे गांधी जी बहुत अधिक दुखी हुए। पूरे देश में तरह तरह के विरोध हुए। ठीक है। तो जब ये असहयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उसके बाद पूरे देश में जब विरोध हो रहा था तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1921 में। असहयोग आंदोलन तो गांधी जी ने चलाया और खिलाफत आंदोलन जो था ये मुस्लिम भाई थे बच्चों, जो उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था 1921 ईस्वी में इनका विरोध करने के लिए। लेकिन 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि चौरी चौरा एक जगह है बच्चों, चौरी चौरा कांड, ये पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वहाँ पे गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा नामक एक थाना था। लोग किससे दुखी थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी थे। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 21 सिपाहियों और एक दरोगा को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी और सारे लोगों को मार दिया।
इससे गांधी जी बहुत अधिक दुखी हो गए और तत्काल उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये गांधी जी का गलत कदम था। अगर उन्होंने उस वक्त असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो शायद हम कुछ पहले आज़ाद हो जाते। लेकिन गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका आंदोलन हिंसात्मक हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस कानून को एकदम बंद कर दिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया बच्चों। अब ये साइमन कमीशन क्या था देखिए, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय कार्यशैली पर अध्ययन करने के लिए, मतलब भारतीयों को किस तरीके से देश को चलाना है, इस पर अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन, आयोग का गठन किया गया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारतीयों के बारे में अध्ययन हो रहा है लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया बच्चों, काले झंडों से विरोध किया। उन्होंने कहा साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। तो ये हुआ था, साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था और काले झंडों के साथ इसका विरोध हुआ था, क्योंकि एक भी भारतीय न होने से लोग इसमें, अगर पूरे अंग्रेज होंगे तो फिर वो भारतीयों के हित की बात तो कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अंग्रेजों के हित की बात करेंगे। इसलिए लोग इससे बहुत अधिक दुखी थे। तो साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हुआ। अब 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना तय किया गया था। ये माना गया था कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष हो गया है तो अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। इसलिए 26 जनवरी की ये तिथि पवित्र मानी जाती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी, जबकि संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था दिसंबर में, लेकिन 26 जनवरी का इंतज़ार किया और 26 जनवरी 1950 से फिर हमको पूर्ण गणतंत्र माना गया और 26 जनवरी के दिन से हम पूर्ण गणतंत्र राज्य के रूप में सामने आए। इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि 26 जनवरी का दिन पवित्र क्यों माना जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी, इसलिए इस दिन को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। अगला है 1930 ईस्वी में क्या किया था गांधी जी ने, नमक कानून को तोड़ा था और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। और 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। और द्वितीय, एक साल बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और गांधी जी नाराज थे, पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, दूसरे में वो गए। तो उस वक्त जो इरविन था गवर्नर, इरविन और गांधी जी के बीच में एक 11 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ था। गांधी जी ने अपनी जो मांगें रखी थी कि कैसे हमारे देश को चलाना चाहिए, तो इस पर एक समझौता हुआ था जो कहलाता है गांधी इरविन समझौता। ये हुआ था 1931 ईस्वी में। उसके बाद बच्चों, अंतिम जो गांधी जी द्वारा छेड़ा गया आंदोलन था वो था 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। और निर्णायक रूप में 1942 से जब यह आंदोलन चला तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, ठीक है। अब इसमें देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम देख चुके हैं, हमारा रह गया था रोलट एक्ट। अब ये रोलट एक्ट क्या था बच्चों, 1900, इसका विरोध कर रहे थे ना जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग, क्योंकि 1918 ईस्वी में ये पास हुआ था। इसमें क्या होता है कि अगर माना किसी का, अभी भी देखो हमारा जो कानून है क्या करता है, माना किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए बहुत लंबे समय तक क्या चलती है, कोर्ट कचहरी में मामला चलता है, वकील दोनों के पक्ष से रखे जाते हैं और फिर न्यायाधीश निर्णय देता है। अगर वो अपराधी सिद्ध होता है तब उसको दंड दिया जाता है, होता है ना। लेकिन ये जो रोलट एक्ट था, इसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक गतिविधि में लगा है, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर कुछ काम कर रहा है, तो बिना मुकदमा चलाए उसको 2 वर्ष तक केवल संदेह के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था। अब बताओ कितनी बड़ी विडंबना थी, किसी पे भी संदेह हो रहा है तुम उसको पकड़ के सीधे 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दोगे। तो ये कहलाया रोलट एक्ट, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। चौरी चौरा कांड आप देख चुके हैं कि किस तरह से थाने में लोगों को जलाया गया। साइमन कमीशन आपको देख लिया है। अब है सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन क्या है बच्चों, देखो गांधी जी ने जो चलाया था सत्याग्रह आंदोलन,
इसमें क्या हुआ था, सत्य की शक्ति पर अंकुश आग्रह करके जीत करके गांधी जी जब 1915 में आए थे, उसके बाद इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो सत्य के बल पर वो मानते थे कि अगर हम सत्य बात के लिए अड़िग रहेंगे, अपनी जीत पर अड़े रहेंगे, नहीं मानेंगे इनका कहना, इनके शासन को नहीं मानेंगे, तो हम जीत सकते हैं। तो ये इसके आधार पर उन्होंने आंदोलन चलाया था। और खिलाफत आंदोलन जो था 1921 ईस्वी में, ये भी गांधी जी के सहयोगी जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों मोहम्मदन भाई थे। तो दोनों ओर से युद्ध चल रहा था। एक ओर से हिंदू लोग भी युद्ध लड़ रहे थे, बहुत सारे आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में लड़े जा रहे थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने भी खिलाफत आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू किया। इसका उद्देश्य भी क्या था, ब्रिटिश शासन को भारत से भगाना, भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे इसको कम करना, या इनको किसी भी तरह से स्वतंत्रता दिलाना। यही इस आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य था। फिर अगला है बच्चों डांडी यात्रा। ये जो डांडी यात्रा थी, ये गांधी जी ने शुरू की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। देखिए गुजरात में ये है, गांधी जी ने ये यात्रा साबरमती से शुरू की थी। साबरमती से डांडी तक की ये यात्रा, डांडी जो है समुद्र के किनारे है। देखो समुद्र के पानी से क्या बनता था, नमक बनता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगा दी थी। उनका मानना था कि अगर हम गांधी जी ने ये कहना था उनका कि अगर हम नमक जैसी सामान्य वस्तु के ऊपर भी हम कानून बना देंगे या उस पर रोक लगा देंगे, तो एक गरीब मजदूर जिसके भोजन का मुख्य अंग नमक है, वो कैसे अपना भोजन करेगा। तो इसलिए उन्होंने इस कानून को नहीं माना। उन्होंने कहा हम इसका विरोध करते हैं। तो दांडी यात्रा में क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 को केवल 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर डांडी तक के लिए उन्होंने यात्रा की। लेकिन मार्ग में उनके साथ दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते गई, लोगों के हजूम, औरतें बच्चे सब उनके साथ जाने लगे। और सब इन्होंने जा कर के 6 अप्रैल के दिन जब ये कहाँ पहुँचे, डांडी नामक स्थान में पहुँचे, पानी उबाल करके इन्होंने समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया और उस कानून को तोड़ दिया। और यहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया। अब आपने देखा कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए बच्चों, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए उसमें सबसे मुख्य आंदोलन था असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कभी कभी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो आपके अगर कोई भी प्रश्न आता है खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, तो लगभग कारण मिलते जुलते हैं। और इनकी उपलब्धियां व परिणाम भी आप ये अगर लिखेंगे तो ये लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। सबसे पहले तो 1921 में प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921 में, खिलाफत आंदोलन भी 1921 में। इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप। जब उन्होंने देखा कि 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो किस तरह से युद्ध की भारी क्षति हुई, कितने देश तहस नहस हुए, पूरे विश्व में किस तरह से आर्थिक संकट आया, तो इसके परिणाम स्वरूप लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से इन अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ा जाए। इसलिए यह आंदोलन चला। दूसरा था महामारी प्लेग का प्रकोप। एक तो लोग वैसे ही परेशान थे अंग्रेज़ों के अत्याचार से, गरीबी इतनी ज़्यादा थी, सारे देश में स्वदेशी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं प्रयोग किया जाता था, विदेशी वस्तुओं को ही, यहाँ से कपास आदि जो सस्ता यहाँ से जितना सामान होता था सब विदेशों को जाता था, इंग्लैंड जाता था और वहाँ से महंगी वस्तुओं को बना करके हमारे देश में बेचा जाता था। हमारा ही सामान हमको ही वो बेच करके वो पैसा माला माल हो रहे थे। तो इसलिए लोगों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, ठीक है। और तीसरा था सरकार का दमन चक्र। ये तो आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने कितने अत्याचार किए। देखो अपने ही बच्चों के लिए वो अच्छे स्कूल खोलते थे, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे स्कूल होते थे। अंग्रेज़ों के स्कूल में जहाँ उनके बच्चे पढ़ते थे उसमें हमारे हिंदू बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। यहीं आप नैनीताल जाएंगे तो वहाँ पे देखो 2 प्रकार की सड़कें बनी थी। एक माल रोड, ऊपर जो सड़क है वो अंग्रेज़ों के चलने के लिए होती थी और नीचे वाली सड़क भारतीयों के चलने के लिए होती थी। अपनी देश में इस तरीके के दमन चक्र। और सरकारी नौकरियों में एक ही पद में अगर लोग हैं तो अंग्रेज़ों को तो अच्छा वेतन दिया जाता था और भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। इसलिए लोगों ने परेशान होकर के यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। आर्थिक असंतोष मतलब धन की कमी तो थी,
इसके कारण भी यह आंदोलन हुआ। रोलट एक्ट के विरोध के कारण आपको पता है, देखो 1918 में रोलट एक्ट बना था, जिसमें क्या था, संदेह के आधार पर ही सीधे 2 वर्ष के लिए कैद कर दिया जाता था। तो इसलिए भी लोग सब नाराज़ थे और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितना उसमें लोगों को मारा गया था, किस तरीके से निर्दोष स्त्री पुरुष बच्चे इसमें मारे गए थे, इससे भी लोग बहुत दुखी थे और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उन्होंने। ये तो इसके कारण थे। अब इसकी उपलब्धियां क्या थी बच्चों, जब ये आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो इससे हमको क्या उपलब्धि हुई या इसके क्या परिणाम रहे। सबसे पहला तो है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, मतलब सारे देश के लोगों में एक जागृति आई, वो समझने लगे कि अगर हम चुपचाप बैठे रहे, अगर हमने इनका विरोध नहीं किया, तो ये अंग्रेज तो दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर दबाव बनाते जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है। दूसरा था ब्रिटिश साम्राज्य पर कुठाराघात। जब अंग्रेजों ने देखा कि बाप रे, ये भारतीय भी एकजुट हो सकते हैं, ये जिनको हम मूर्ख समझते हैं, अगर ये एकजुट होकर के इतना बड़ा आंदोलन चला सकते हैं गांधी जी के नेतृत्व में, तो हमारा यहाँ अधिक दिनों तक टिकना संभव नहीं है। ये समझ करके अंग्रेज़ों को भय होने लगा। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत सुधार की ओर, अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार भी भारत सुधार की बात सोचने लगी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया लोगों ने, होलियां जला दी गई और स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया। और लोगों ने सरकारी नौकरी, पदवी, स्कूल, कॉलेज सब छोड़ दिए। औरतों ने अपने जर जेवर तक सारे दे दिए कि किसी भी तरीके से इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ और हमारे देश में स्वतंत्रता लाओ। ठीक है। तो इसमें देखिए, चंपारण आपको कहाँ दिख रहा है, बिहार में है। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में है। अमृतसर पंजाब में है। अहमदाबाद, खेड़ा, डांडी, सूरत, बारदौली, ये सारे जो स्थान है, साबरमती, ये सब गुजरात में। इस प्रकार से हमारा ये पाठ लगभग पूरा हुआ और काफ़ी इम्पोर्टेंट